नमस्कार साथियों, मिशन सरकारी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो ये चैनल है मिशन सरकारी राजस्थान। और जो हमारा मॉडल पेपर 1 चल रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हो मॉडल पेपर 1, उसमें हमने अभी तक 50 क्वेश्चन किए हैं और 50 क्वेश्चन बच गए थे। और ये 45 मिनट की वीडियो बनी है। वीडियो बड़ी ना बन जाए इसके लिए मैंने इसका दूसरा पार्ट भी लाया है। आगे से करेंगे कि थोड़ा स्पीड को इंक्रीज़ कर देंगे, जिससे कि ये यहाँ पे 80 मिनट के आसपास में ये ख़त्म हो जाए वीडियो। और बिल्कुल आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। यदि आपने अभी तक भी ये पहली वाली वीडियो नहीं देखी है, या आप यहाँ पे देख सकते हो मॉडल पेपर नंबर 1 पीएसआई के लिए। देखिए, यदि आप हमें सपोर्ट करोगे, जो ये सेशन लेके आते हैं उन्हें देखोगे और उन पे लाइक करोगे, तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। हम ऐसे सेट लेके आएंगे अभी पीएसआई के लिए, आगे हाई कोर्ट के लिए, और आगे आने वाली वैकेंसी एलडीसी और वनपाल के लिए, सभी के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मॉडल पेपर नंबर 1 के 50 क्वेश्चन सॉल्यूशन करा दिया है, और नेक्स्ट अब 50 क्वेश्चन सॉल्यूशन आपके सामने करवा रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सेशन। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन करवा दिए थे। लास्ट 50वां क्वेश्चन था, उस वीडियो को आपको देख लेना है ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि जब तक उस वीडियो को आप नहीं देखेंगे तब तक आपको आगे वाला थोड़ा कम समझ में आएगा, क्योंकि आपका रिदम बन जाएगा 50 क्वेश्चनों का। तो इसलिए 50वां क्वेश्चन था, जयपुर रियासत में प्रधान क्या कहलाता था, प्रधान को क्या कहते थे जयपुर रियासत में। तो इसका जो राइट आंसर था मुसाहिब कहलाता था, जो जयपुर रियासत का प्रधान था। चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन राजस्थान में नकदी के रूप में लिया जाने वाला भू राजस्व कहलाता था। यानी नगद के रूप में जो भू राजस्व यानी जमीन का लगान लिया जाता था, उसे क्या बोला जाता था मध्यकालीन राजस्थान में। तब उसे यहाँ पे हिरण्य के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस प्राचीन सभ्यता में हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जो यहाँ पे जो गिलुंड सभ्यता है, वहां से क्या प्राप्त हुआ है, हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं गिलुंड सभ्यता से। यहाँ पे निम्नलिखित में से सत्य कथन से संबंधित कूट का चयन कीजिए, यानी इनमें से सत्य बताना है। आबू के परमार वंश की जो वंशावली है उत्पल राज से शुरू होती है। बिल्कुल सही बात है। वंशावली का मतलब जहाँ डॉक्यूमेंट स्क्रिप्ट किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, वहाँ से उत्पल राज से शुरू हुए हैं। कौन सी? आबू के जो परमार हैं उनकी जो वंशावली शुरू होती है वो उत्पल राज से शुरू हुई है। बिल्कुल सही बात है। धरणी वराह द्वारा नवकोटि मारवाड़ की स्थापना की गई। बिल्कुल सही बात है। नवकोटि जो मारवाड़ की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? धरणी वराह द्वारा। नेक्स्ट है, कीर्ति कौमुदी के रचयिता सोमेश्वर धारावर्ष के दरबारी विद्वान थे। बिल्कुल सही बात है। जो सोमेश्वर धारावर्ष जो राजा था उसके दरबारी विद्वान थे। उन्होंने क्या रचा था? कीर्ति कौमुदी। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 तीनों के तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थ पराक्रम व्योग नाटक की रचना किसने की है। यानी कि जो पार्थ पराक्रम व्यायोग है उसकी रचना किसके द्वारा की गई है। देखिए, जो इसकी रचना है वो प्रहलाद देव द्वारा की गई है। देखिए, फिर से याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा गया है। पार्थ पराक्रम व्यायोग की रचना किसके द्वारा की गई है? प्रहलाद देव के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, मध्यकालीन राजस्थान में अमरशाही रेख किसे कहा जाता था। देखिए, जो अमरशाही रेख है वो मेवाड़ में होती थी। महाराणा अमर सिंह के समय पे यह अमरशाही रेख चलती थी। उसके बाद भी ये अमरशाही रेख प्रचलित हुई। अमरशाही रेख में क्या होता था कि जो वहाँ के सामंत थे उनको डिवाइड यानी उनका विभाजन किया जाता था। 16, 32 और गोल श्रेणी, यानी 3 प्रकार की श्रेणियाँ थी, उनमें इनका विभाजन किया जाता था। तो जो इसका राइट आंसर वो है सी। मेवाड़ में सामंतों को 16, 32 और गोल की 3 श्रेणियों में विभाजित करने की एक व्यवस्था थी, जिसे अमरशाही रेख कहते हैं। अमरशाही रेख जो 3 श्रेणियों में सामंतों को विभाजित करने की एक व्यवस्था थी। नेक्स्ट है, विजय स्तंभ के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। यानी कि बताना है कि इनमें से कौन सा विजय स्तंभ के बारे में गलत कथन है। इसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। किसे? विजय स्तंभ को। बिल्कुल सही बात है। इसमें मूर्तियां रखी गई हैं, इसलिए विजय स्तंभ को मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है। नेक्स्ट है, इसके वास्तुकार अत्रि व महेश है। गलत बात है। अत्रि व महेश कीर्ति स्तंभ के वास्तुकार है, ना कि विजय स्तंभ के। तो यहाँ पे जो इसके वास्तुकार हैं ये गलत है। अत्रि व महेश ना होकर यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ पेन को। हाँ,
कीर्ति व महेश नाव के जेता, पुंजा, पोमा और नापा। यहाँ पे लिखता हूँ जेता, पुंजा, पोमा व नापा। ये क्या थे? यहाँ पे विजय स्तंभ के वास्तुकार थे। इसकी तीसरी मंजिल पर अल्लाह शब्द लिखा है। बिल्कुल सही बात है, जो विजय स्तंभ है उसकी तीसरी मंजिल पर अल्लाह शब्द लिखा गया है। यह राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया है। राजस्थान सरकार ने भारत सरकार ने इस पे डाक टिकट जारी किया था। जो राजस्थान की पहली इमारत है, ऐसी कोई इमारत पहले नहीं थी जिस पे डाक टिकट जारी किया गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बी। ये गलत था, राइट वाला जो बी वाला था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सत्य कथनों से संबंधित कूट का चयन कीजिए। 3 कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सत्य है उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे दे रखा है कि घटियाला अभिलेख में मंडोर के प्रतिहार शासकों की जानकारी मिलती है। बिल्कुल सही बात है, जो घटियाला अभिलेख है उसमें मंडोर के प्रतिहार है उनकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र को रोहिलिदी भी कहा जाता है। जो यहाँ पे प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र है उसका जो अन्य नाम है, यो आप याद कर लीजिए, रोहिलिदी भी कहा जाता है उन्हें। बिल्कुल सही बात है। कर्पूरी मंजरी के रचयिता राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबारी विद्वान थे। देखिए, क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि महेंद्रपाल के दरबारी विद्वान कौन थे, तो वहां पे ऑप्शन में मिलेगा आपको यहाँ पे राजशेखर महेंद्रपाल के दरबारी विद्वान थे। दूसरा क्वेश्चन घुमा के मिल सकता है कि राजशेखर की रचयिता यानी राजशेखर ने किसकी रचना की। 4 पुस्तक दे देगा, उसमें कर्पूर मंजरी आपको मिलेगा। तो कर्पूर मंजरी के रचयिता राजशेखर और राजशेखर महेंद्रपाल के दरबारी विद्वान थे। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो जो इसका राइट आंसर होगा 1, 2 व 3 तीनों के तीनों यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर के जाट राज का संस्थापक कौन था। देखिए, जो भरतपुर के जाट राजवंश है उसका जो संस्थापक चूड़ामन को माना जाता है। बिल्कुल सही बात है, चूड़ामन ने भरतपुर के जाट राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, क्वीन विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में मारवाड़ से किसने प्रतिनिधित्व किया। यानी कि जो महारानी विक्टोरिया है उसकी स्वर्ण जुबली थी, तो मारवाड़ में कौन सा था राजा जिसने यहाँ पे इसका प्रतिनिधित्व किया। तो यहाँ पे प्रताप सिंह था, उसने क्या किया, यहाँ पे जो महारानी विक्टोरिया थी कि उसकी स्वर्ण जुबली में प्रतिनिधित्व किया था। देखो, आपको लग रहा है कि बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन आरपीएससी द्वारा ऐसे ही कुछ प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इन्हें छोड़कर नहीं जा सकते हैं। तो इतने डीप में ही क्वेश्चन वहां पे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यानी यहाँ पे सभ्यता दे रखा है, यहाँ पे उत्खनन करता है। उत्खनन करता मतलब खोज करने वाला, सीधा ऐसे मान लो खोदने वाला। तो आप यहाँ पे देखो, कुछ सभ्यता का नाम आपने सुना होगा, कुछ का नाम नहीं सुना होगा। यहाँ पे लाछुरा दे रखा है, तो आपको बताना है कि लाछुरा कहाँ की थी, सॉरी उसका उत्खननकर्ता कौन था। जो लाछुरा सभ्यता है उसका उत्खननकर्ता कौन था। तो लाछुरा सभ्यता का उत्खनन करता था यहाँ पे BR मीना। जो यहाँ से नगर सभ्यता है, नगर सभ्यता का उत्खनन करता कौन है, TJ अलोन। बागोर सभ्यता है उसका जो उत्खनन करता है वो है VN मिश्र। और बैराट सभ्यता का उत्खनन करता है NR बनर्जी। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल इसको सटीक से याद कर लेना है। लाछुरा सभ्यता का उत्खनन करता BR मीना, नगर सभ्यता का TJ अलोन, बागोर सभ्यता का VN मिश्र और बैराट सभ्यता का उत्खनन करता है NR बनर्जी। तो ऐसे ही डीप में क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। जो 3-4 क्वेश्चन बीच में पूछे गए हैं वो वन लाइनर थे, ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वन लाइनर टाइप में। तो जिसका राइट आंसर होगा 1 का 3। तो यहाँ पे C इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। यानी कि इनमें से गलत के बारे में आपको बताना है। तो बीकानेर शासक करण सिंह को जांगलधर बादशाह की उपाधि प्राप्त थी। बिल्कुल सही बात है, बीकानेर शासक करण सिंह को क्या कहा जाता था, जांगलधर बादशाह। नेक्स्ट है, जयसोम ने करमचंद्र वसंत कर्मणी काव्यम में राय सिंह को राजेंद्र कहा है। देखो, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जो जयसोम है उसने किसकी रचना की है, करमचंद्र किरणम की रचना की है, जो एक काव्य है। तो ये डीप वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आपने जो नॉर्मल एग्जाम है उसमें जयसोम के द्वारा ये जो रचनावली है उसके बारे में नहीं पूछा जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। कुंवर अनूप सिंह रिवेली भावभट्ट द्वारा रचित पुस्तक है। देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पे कुंवर अनूप सिंह रिवेली भावभट्ट ने नहीं, वीर भाण ने इसकी रचना की थी। यहाँ पे ये भावभट्ट गलत होगा। किसने की थी, वीर भाण ने इसकी रचना की थी।
कुंवर अनूप सिंह री वेली की रचना वीरभान द्वारा की गई है। महाराजा रतन सिंह ने 1844 में बीकानेर में कन्यावध पर रोक लगाई। बिल्कुल सही बात है। देखो एग्जाम में पूछा जा सकता है वन लाइनर टाइप में भी कि बीकानेर में कन्यावध पर रोक कब लगाई गई। तो कन्यावध पर रोक लगाई गई 1844 में। किसके द्वारा? महाराजा रतन सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पे असुमेलित युगम का चयन कीजिए, यानी आपको यहाँ पे कौन सा गलत युगम है उसके बारे में आपको बताना है। पहला यहाँ पे है कि महाराणा प्रताप सिंह की छतरी 12 खंभों की एवं बारडोली में स्थित है। देखिए ये पहले ही यहाँ पे गलत कर दिया गया है। जो महाराणा प्रताप की छतरी है वो 8 खंभों की छतरी है, ना कि 12 खंभों की। 8 खंभों की छतरी बारडोली उदयपुर में स्थित है। बिल्कुल यहाँ पे 8 खंभों की छतरी है। पहले गलत हो गया तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ए, असुमेलित युगम यही है। फिर बता देता हूँ, चक्रपाणी मिश्र की पुस्तक है विश्ववल्लभ। विश्ववल्लभ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? चक्रपाणी के द्वारा। बिल्कुल सही है। मेवाड़ मुगल संधि कब हुई? 5 फरवरी 1615 को मेवाड़ मुगल संधि हुई। बिल्कुल सही बात है। अमर सिंह की छतरी आहड़ में स्थित है। ये भी बात बिल्कुल सही है। जो अमर सिंह की छतरी है, महाराणा अमर सिंह, उसकी छतरी आहड़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। यहाँ पे क्या करना है? गलत के बारे में आपको बताना है, इनमें से कौन सा गलत है। भाई ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे ऐसे वाले में। महाराणा राय सिंह की पत्नी श्रृंगार देवी ने घोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। बिल्कुल सही बात है। पूछेगा घोसुंडी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? श्रृंगार देवी ने। श्रृंगार देवी किसकी पत्नी थी? महाराणा राय सिंह की। नेक्स्ट है, महाराणा मोकल ने रामपुरा के युद्ध में नागौर के फिरोज खां को पराजित किया। बिल्कुल सही बात है। रामपुरा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? महाराणा मोकल के मध्य और फिरोज खां के मध्य, जो कहाँ का था? नागौर का। तो इसने महाराणा मोकल ने फिरोज खां को रामपुरा में पराजित किया था। नेक्स्ट है, महाराणा कुंभा ने गुजरात के अहमद शाह को पराजित करके विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए जो यहाँ पे सारंगपुर विजय था उसके उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया गया था? विजय स्तंभ का। विजय स्तंभ का निर्माण किसके उपलक्ष्य में कराया गया? यहाँ पे लिख देता हूँ, सारंगपुर विजय। सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया था। जो सारंगपुर का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ। किस किस के मध्य? कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य। मालवा का महमूद खिलजी। कुंभा वर्सेस खिलजी, ऐसे लिख देता हूं यहाँ पे। मालवा का महमूद खिलजी है, इसका संबंध भी इससे ही कर देता हूं। तो ये यहाँ पे गलत है। तो जिसका राइट आंसर होगा सी। यहाँ पे असत्य कथन है। सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनवाया और कुंभा वर्सेस खिलजी का इसमें युद्ध हुआ। सारंगपुर का युद्ध 1437 में। मालवा का जो महमूद खिलजी था वो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में असत्य कथन है, यानी कि यहाँ पे गलत कथन के बारे में आपको बताना है। तो मंत्रियों में प्रधान का पद राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी में आता था। बिल्कुल सही बात है। आज भी राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण पद है, ध्यान रखिएगा। खान सामाना निर्माण कार्य वस्तुओं का कार्य राजकीय विभाग के सामानों की खरीद संग्रह आदि कार्य करता था। देखिए जो यहाँ पे खान सामाम है वो क्या करता था? निर्माण कार्य, वस्तुओं का कार्य, राजकीय विभागों में सामान खरीद संग्रह आदि का कार्य। बिल्कुल सही बात है ये भी यहाँ पे। नेक्स्ट है, दीवान सेना के वेतन, रसद, प्रशिक्षण संबंधी कार्य देखता था। ये बात बिल्कुल गलत है। जो दीवान नहीं, यहाँ पे बख्शी, जो बख्शी क्या करता था? मुख्य सेना का अध्यक्ष होता था बख्शी। वो क्या करता था? सेना की रसद व्यवस्था, अनुशासन, सैनिक का प्रशिक्षण, ये सारे के सारे कार्य कौन देखता था? यहाँ पे कट करके कर देता हूं, बख्शी करता था ये सारे के सारे काम। जबकि दीवान क्या काम करता था? दीवान मुख्य रूप से वित्त व राजस्व संबंधी मामलों पर नियंत्रण रखता था। दीवान का मतलब हो गया जो राजस्व संबंधी जो भी कार्य हैं उसका नियंत्रण रखता था, वित्त विभाग और राजस्व का। नेक्स्ट है, चुंगी वसूली का कार्य दरोगा ए शायर करता था। ये बात भी बिल्कुल सही है। जो यहाँ पे इसका आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिंह के बाद आमेर का शासक कौन बना? देखिए तो यहाँ पे मानसिंह के बाद कौन बना? भाव सिंह। इसका राइट आंसर होगा भाव सिंह। भाव सिंह बना 1614 से 1620 तक।
देखिए जो मानसिंह था वो शासक कब तक रहा था, 1614 तक। 1589 से लेकर 1614 तक मानसिंह ने शासन किया। कहाँ पे, आमेर में। आप भाव सिंह का नाम नहीं पढ़ते हो, बीच में यहाँ पे गैप छोड़ देते हो, सीधा मिर्जा राजा जयसिंह पे आ जाते हो मानसिंह के बाद में। तो बुक में भी नहीं लिखा होता है कि मानसिंह के बाद किसने शासन किया, लेकिन डीप क्वेश्चन है। मानसिंह के बाद आमेर का शासक भाव सिंह बना, भाव सिंह के बाद मिर्जा राजा जयसिंह बना। कब से कब तक, मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से लेकर 1667 तक मिर्जा राजा यहाँ पे जयसिंह बना। उसके बाद जयसिंह के बाद में राम सिंह बना। कब से कब तक, 1667 से लेकर 1689 तक। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है, अजमेर में अजय प्रियद्रम नामक चांदी के व तांबे के सिक्के किसने चलवाए। देखो आप यहाँ से अजय से सीधा अजय राज नाम याद रख लेना। अजय राज ने अजय प्रियद्रम नामक चांदी के सिक्के चलवाए। नेक्स्ट है, जहांगीर द्वारा रामराज और सर बुलंद राय नामक उपाधि किसे प्रदान की गई। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा राव रतन सिंह को। राव रतन सिंह को क्या किया गया, रामराज और सर बुलंद राय की उपाधि जहांगीर द्वारा प्रदान की गई। नेक्स्ट है, कोटा में किस राजा के शासनकाल में राजकीय आदेशों पर जय गोपाल लिखना शुरू हुआ। तो यहाँ पे जय गोपाल किसके शासनकाल में यहाँ पे लिखना शुरू हुआ, वो हुआ भीम सिंह के शासनकाल में। क्योंकि भीम सिंह क्या थे, कृष्ण भक्त थे। कृष्ण भक्त यानी जय गोपाल लिखना शुरू कर दिया है। भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। इन्होंने जो शेरगढ़ है, शेरगढ़ का नाम बदलकर यहाँ पे बरसाना कर दिया और कोटा का नाम बदलकर नंदग्राम कर दिया था। और खुद का नाम जो भीम सिंह है, भीम सिंह का नाम बदलकर कृष्णदास कर दिया था। ये कृष्ण जो भगवान कृष्ण है उसके अनन्य भक्त थे। जो यहाँ पे आलम शाही नामक मुगलिया सिक्कों का सर्वाधिक प्रचलन किस रियासत में होता था। तो जो इसका राइट आंसर होगा बीकानेर रियासत में आलम शाही मुगलिया सिक्कों का प्रचलन सर्वाधिक होता था। नेक्स्ट है, एक कवि अपनी पुस्तक तबकाते अकबरी में लिखता है कि मानसिंह जब शाही दरबार में पहुंचा तो अकबर ने थोड़े समय के लिए उसकी डोडी बंद कर दी क्योंकि वह राणा को बंदी बनाने व मारने में असफल हुआ। तो वह कवि कौन था। तो देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन सीधा सीधा ये यहाँ पूछना चाह रहा है कि तबकाते अकबरी पुस्तक किसने लिखी है। तो जो तबकाते अकबरी पुस्तक है वो निजामुद्दीन द्वारा लिखी गई है। तबकाते अकबरी निजामुद्दीन द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है। जो बिल्कुल राइट आंसर इसका वसंतगढ़ शिलालेख, बार बार पढ़ा हुआ आपने, बिल्कुल जी क्वेश्चन है। वसंतगढ़ शिलालेख कब का है, 625 ईस्वी का। कहाँ स्थित है, सिरोही में। ये भी लिख लो, सिरोही में स्थित है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमार वंश से संबंधित रियासतों का चयन कीजिए। यहाँ पे कुछ दे रखे हैं, यहाँ पे ये नाम आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी रियासत है वो परमार वंश की थी या नहीं थी। देखिए यहाँ पे जालौर में भी परमार वंश था, मालवा में भी परमार वंश था, किराड़ू में भी परमार वंश था, वागड़ में भी परमार वंश था, बिल्कुल सही बात है। आबू में भी परमार वंश का शासन था। तो ये सारी की सारी रियासतें परमार वंश के अंतर्गत आती थी। जिसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी परमार वंश की रियासतें थी। वागड़ में परमार राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई। जो वागड़ है उसमें परमार वंश की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर है डंबर सिंह द्वारा वागड़ में परमार वंश की स्थापना की गई। जो परमार शासक कृष्ण राज है उनके पुत्र का नाम क्या है, डंबर सिंह। ध्यान रखिएगा, डंबर सिंह के पिता का नाम है कृष्ण राज, जिन्होंने वागड़ में परमार वंश की स्थापना की। नेक्स्ट है, माता की साल घटियाला अभिलेख के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। यानी दो कथन यहाँ पे दे रखे हैं और घटियाला अभिलेख के बारे में पूछ रहा है जो माता की साल में स्थित है। घटियाला अभिलेख जोधपुर में माता की साल तथा खाकुलदेवक नामक स्थान से प्राप्त हुआ। यानी दो स्थान है, माता की साल और खाकुलदेव, वहां से घटियाला अभिलेख प्राप्त हुआ है। यानी कि कुछ हिस्से माता की साल से मिले हैं, कुछ अभिलेख खाकुलदेवल से मिले हैं, बिल्कुल सही बात है। माता की साल अभिलेख की भाषा प्राकृत तथा खाकुलदेव की संस्कृत है, बिल्कुल सही बात है। जो घटियाला अभिलेख है उसमें दो भाषाओं का प्रयोग किया गया है, संस्कृत भाषा और प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पे दोनों के दोनों, इसके जो राइट आंसर है वो दोनों के दोनों ही हैं। तो 1 व 2 इसके दोनों सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। यहाँ पे कुछ यहाँ पे लगान के बारे में दे रखा है या कुछ अन्य बातों के बारे में दे रखा है, उनमें से पूछ रहा है कि कितने यहाँ पे सही हैं। देखो इससे टिपिकल क्वेश्चन
हो ही नहीं सकता है कि कुछ पॉइंट दे देगा, पूछ लेगा एक सही है, दो सही है, तीन सही है, कोई भी सही नहीं है, उपयुक्त से भी सही है। तो ये टिपिकल क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पे डोरी खड़ी फसल को देखकर अनुमान लगान निर्धारण, देखिए ये बात बिल्कुल गई है, डोरी के बारे में ये बात बिल्कुल गलत है। डोरी क्या होता था, यह ठेका व्यवस्था का एक प्रकार है जिसका निर्धारण करके कर वसूला जाता था। डोरी क्या है, ठेका व्यवस्था, ठेका व्यवस्था थी जिसमें क्या किया जाता था, कर का निर्धारण करके वसूला जाता था। मान लो कि भाई ठेका पे दे दिया कि इतना कर आपको वसूलना है, ये डोरी दे दिया आपको, सीधा ऐसे समझ लो, ठेका व्यवस्था से कर वसूलना, कर वसूलना। नेक्स्ट है घुघरी। जो घुघरी है वो है सामंत द्वारा बीज के बदले किसानों से उतना ही अनाज लगान के रूप में लेना। तो बिल्कुल सही बात है। घुघरी क्या थी, सामंतों द्वारा बीज के बदलों में किसानों से उतना ही अनाज के रूप में जो लगान है वो लेना। तो सामंत क्या करते थे, किसानों को बीज देते थे और उनसे लगान वसूलते थे, ये घुघरी कहलाती थी। दूसरा बिल्कुल यहाँ पे सही है। लाटा, लगान वसूली के लिए नियुक्त अधिकारी की देख रेख में फसल कटाई। लाटा, ये भी बात बिल्कुल गई है। जो लाटा और कुंता जो प्रथा थी उसमें क्या होता था कि खड़ी फसल पे यहाँ पर अनुमान लगाया जाता था या पड़ी फसलों पे अनुमान लगाया जाता था, फिर वहाँ पे सीधा बोल दिया जाता था कि भाई हम इतना कर लेंगे, वो सामंत द्वारा लगाया जाता। ध्यान रखिएगा, जो लाटा और कुंता व्यवस्था थी या तो खड़ी फसलों पे या पड़ी फसलों पे, यानी खड़ी और पड़ी का मतलब क्या है, तो जो वहाँ पे फसल उग गई, मान लो फसल आधी पक गई, उसके बाद में सामंत आते थे, बोल देते थे कि मुझे यहाँ पे 5 क्विंटल अनाज चाहिए एक बीघा में से, 10 क्विंटल चाहिए, जितने भी अनुमान के अनुसार ही वहाँ पे बोल दिया जाता था। लाटा कुंता ये होती थी। तो इसमें क्या हुआ, केवल 2 युगम यानी बी दूसरा ही सही है और सारे के सारे यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है कुषाण काल की गुरु शिष्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। यानी कुषाण काल में जो गुरु शिष्य की मूर्ति थी वो कहाँ से प्राप्त हुई है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो रंग महल से प्राप्त हुई है। रंग महल कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे लिख देता हूँ, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ पूछा जा सकता है, रंग महल हनुमानगढ़ में स्थित है। और यहाँ पे जो इसके उत्खनन करता है उसका भी नाम लिख लीजिए, डॉक्टर हन्नारीड। डॉक्टर हन्नारीड इसके उत्खनन करता है, किसके, रंग महल सभ्यता के। रंग महल से क्या क्या मिला है, चावल मिले हैं, मिट्टी के खिलौने मिले हैं और मर्दबांड मिले हैं लाल कलर के। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। यानी इन चारों में से कौन सा गलत है उसके बारे में आपको बताना है। पहला है कोटा के शासक मुकुंद सिंह ने कोटा में अबली मीणी का महल बनवाया। बिल्कुल सही बात है। पूछा जा सकता है कोटा में अबली मीणी का महल किसने बनवाया। कोटा के शासक मुकुंद सिंह ने अबली मीणी का महल बनवाया। कोटा के शासक मुकुंद सिंह ने जागीरदारों से मसादती नामक कर वसूला। ये भी बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो मसादती कर है वो मुकुंद सिंह ने कोटा के जागीरदारों से वसूला। कोटा के शासक मुकुंद सिंह ने गागरोन की मीठे साहब की मस्जिद को खड़िया नामक गांव जागीर में दी। बिल्कुल सही बात है। ये जो मीठे साहब की मस्जिद है कोटा की गागरोन किले में, वहाँ पे तो उसको क्या किया, उसको जो मस्जिद है उसको ही एक गांव दान कर दिया। यानी कि जो खड़िया है उसकी गांव खड़िया गांव है उसकी जागीर दे दी थी। बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कोटा के शासक मुकुंद सिंह ने छाली नामक पुनर्विवाह कर वसूला। ये यहाँ पे बिल्कुल गलत है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा असत्य कथन। अब देखिए इसका जो सही है क्या है, कोटा के शासक किशोर सिंह द्वारा, यहाँ पे मुकुंद सिंह का नाम नहीं आएगा, वो आएगा किशोर सिंह। किशोर सिंह, कोटा के शासक किशोर सिंह ने छाली नामक पुनर्विवाह कर वसूला। नेक्स्ट है किशनगढ़ शासक सामंत सिंह द्वारा रचित नागर समुच्चय पुस्तक समूह में शामिल पुस्तक हैं। यानी कि देखिए जो किशनगढ़ शासक सामंत सिंह है उसने नागर समुच्चय एक पुस्तकों का समूह लिखा। जैसे कुंभा द्वारा भी कुछ पुस्तकें रचित हैं जो कुछ भागों में लिखी गई हैं, पहला भाग है, दूसरा भाग है, तीसरा भाग है, ऐसे करके। तो यहाँ पे सामंत सिंह ने भी एक पुस्तकों का समूह लिखा है जिसे नागर समुच्चय कहते हैं। तो उनमें कौन कौन सी पुस्तकें शामिल हैं, तो उसमें देह दशा शामिल है, रसिक रत्नावली शामिल है और यहाँ पे मनोरथ मंजरी शामिल है। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे जो सत्य स्वरूप पुस्तक है वो किशनगढ़ शासक राज सिंह के दरबारी विद्वान वृंद ने यहाँ पे लिखी है। कौन, सत्य स्वरूप।
इसके लेखक यहाँ पे लिख देता हूँ वरंद। किसके दरबारी थे यहाँ पे लिख देता हूँ, दरबारी राज सिंह। यहाँ पे किशनगढ़ के राज सिंह के दरबारी थे वरंद, उन्होंने सत्य स्वरूप पुस्तक लिखी है। तो यहाँ पे वो 1, 2 व 3 यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है चौहान व प्रतिहारों के समय प्रशासनिक व्यवस्था में राज्य के सर्वे सर्वा को क्या कहते थे? यानी जो सबसे ऊपर होता था, जो प्रशासनिक व्यवस्था में सर्वे सर्वा होता था, उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था भू चक्रवर्ती। भू चक्रवर्ती क्या होता था? जो प्रशासनिक व्यवस्था था उसको सर्वे सर्वा कहलाता था। देखो, चौहान व प्रतिहार जो सामंत व्यवस्था थी उसमें राज्य को मंडलों में बांटा जाता था, जिसका जो प्रधान होता था या प्रमुख होता था उसे मंडलिक कहा जाता था, और मंडलों को विषयों में विभक्त किया जाता था, जिसका जो प्रमुख होता था जो विषयपति कहलाता था, और जो गांवों के समूह अधिकारी या ग्रामपति व राज्यों का सर्वे सर्वा होता था वो भूचक्रवर्ती कहलाता था। नेक्स्ट है तागीरात नामक कर किस रियासत में प्रचलित था? जो तागीरात कर है वो यहाँ पे मारवाड़ में प्रचलित था, तागीरात कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ करंट के क्वेश्चन आएंगे, अब सीधे कुछ फ्लैगशिप योजनाएं, कुछ करंट में जो यहाँ पे इकोनॉमिक्स के प्रश्न है, डेटा के प्रश्न है, वो आपको याद करने हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन कीजिए। यहाँ पे कौन सा कथन बिल्कुल गलत है उसके बारे में आपको बताना है। पहला है कृषि में प्रचलित भूमि जोत की कुल संख्या 2010-11 में 68.88 लाख से बढ़कर 2015-16 में 76.55 लाख हो गई है। बिल्कुल सही बात है। वर्त भूमि जोत 10 लाख हेक्टेयर से वर्त भूमि जोत में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है। ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पे वर्त भूमि जोत में यहाँ पे क्या किया गया है, वृद्धि नहीं देखी गई है। 2010-11 से 15-16 तक महिला प्रचलित जोत धारकों में 42% की वृद्धि हुई है, यानी जो जोत महिलाओं का भागीदारी है उसमें बढ़ी है। 2010-11 में 2015-16 में महिला पर जोत धारक का क्षेत्रफल 13.30 लाख से बढ़कर 16.55 लाख हेक्टेयर हो गया। बिल्कुल सही बात है। डेटा थोड़ा पुराना हो चुका है, इसको मत भी याद रखिएगा, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो लेटेस्ट डाटा है किसका, जोत का, उसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार की कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के संबंध में सत्य कथन का चुनाव करना है। इन 3 कथन यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है? किस योजना के बारे में? कर्म भूमि से मातृभूमि योजना के बारे में। पहला है यह राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना है। बिल्कुल सही बात है, फ्लैगशिप योजना है जिसका आरंभ 15 जनवरी 2025 को सांगानेर से किया गया। बिल्कुल सही बात है, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। यह अभियान जल संचय में जन भागीदारी करने के लिए केंद्र सरकार के कैच द रेन अभियान से प्रेरित है। बिल्कुल सही बात है। केंद्र सरकार द्वारा कैच द रेन अभियान चला गया। क्या किया जाता था उसमें? जल संचय किया जाता था। तो उसी की तर्ज पर यहाँ पे कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत भूजल स्तर में वृद्धि हेतु वर्ष 2027-28 तक 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाने का लक्ष्य है। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ये कहाँ पे 1, 2 में तीनों की तीनों बातें सही है। देखिए, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट यह क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य आपदा मोचन निधि में भारत सरकार व राज्य सरकार का अंशदान है, यानी कि भारत सरकार का कितना वहाँ पे योगदान होता है और राजस्थान सरकार का कितना योगदान होता है यदि राज्य में आपदा आती है तब। जो इसका राइट आंसर हुआ होगा 75-25 का। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट 75% और राजस्थान गवर्नमेंट 25%, यानी 75-25 का योगदान होता है। नेक्स्ट है राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत लक्ष्य रखा गया, यानी इसके तहत कौन सा लक्ष्य रखा गया था? देखिए, जो एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 आई थी उसमें लक्ष्य 2030 तक का रखा गया था और 125 गीगावाट तक की ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की लक्ष्य रखा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता में 125 गीगावाट तक का बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है ऊर्जा उत्पादन के संबंध में सत्य कथनों का चयन कीजिए। इन 3 कथन दे रखे हैं, इनके बारे में बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है ऊर्जा उत्पादन के बारे में। दिसंबर 2024 तक राज्य में ऊर्जा की कुल अधिष्ठापित क्षमता 26,325.19 मेगावाट थी। बिल्कुल सही बात है, डेटा आपको याद करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट है राज्य में कुल
अधिष्ठापित क्षमता का 37.59% भाग पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का है। ये भी बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 तक अधिष्ठापित क्षमता में तापीय ऊर्जा का योगदान सर्वाधिक है। ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन आपको क्या करना है, 2025 वाला डेटा याद करना है। जो लेटेस्ट में 2025 वाला डेटा आया है उसको याद करना है। इकोनॉमिक सर्वे में आपको ये डेटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे 1, 2 में तीनों की तीनों बातें सही है। आपको जो इकोनॉमिक सर्वे है वो 2025 वाला याद करना है। यहाँ पे दे रखा है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25, नहीं, आपको आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार याद करना है। तो इस क्वेश्चन को आप याद मत कीजिए, क्योंकि आपको डेटा याद करने से कोई फायदा नहीं होगा, आपकी मेमोरी में ही ये डेटा भरेगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना राजस्थान के संदर्भ में असत्य कथनों का चयन कीजिए। यानी कुसुम योजना के बारे में आपको बताना है, इनमें से कौन सा गलत है, तीनों में से, उसके बारे में आपको बताना है। तो पहला है, यह योजना 2019 में शुरू हुई, यानी कुसुम योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना है 2019 में शुरू हुई, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, इस योजना का लक्ष्य है 31 मार्च 2026 तक 30 गीगावाट अतिरिक्त और सौर क्षमता को प्राप्त करना है। ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पे 30 गीगावाट नहीं, वहाँ पे लक्ष्य रखा गया था 34.8 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया था प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत। इस योजना में केंद्र व राज्य की हिस्सेदारी 60-40 की है। ये बात बिल्कुल गलत है। देखो, केंद्र यहाँ पे वित्तीय हिस्सा, देखो 2 प्रकार के हिस्से हैं, वित्तीय हिस्सा और किसान अंश। तो यहाँ पे अनुदान में क्या होगा, केंद्र 30% और राज्य भी 30% देगा, जबकि 40% किसान अंश में क्या होगा कि ऋण 30% और स्वयं वहन करेगा 10%। जो ऋण के रूप में 30% दिया जाएगा किसानों को और 10% यहाँ पे वहन किया जाएगा। तो ये यहाँ पे बिल्कुल गलत है, ये भी यहाँ पे बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे 2 और 3 यहाँ पे दोनों को दोनों गलत है। 34 गीगावाट का, और इस योजना में केंद्र में राज्य की हिस्सेदारी 60-40 नहीं, यहाँ पे 60 और 40 में डिवाइडेशन किया गया है, ध्यान रखिएगा। 60-40 में 30 और 30 किसकी है, 30 इंडियन गवर्नमेंट की, 30 राजस्थान गवर्नमेंट की, जबकि 40% है उसमें क्या किया गया 30%, तो 40% में क्या मिलेगा, 30% ऋण के रूप में, और यहाँ पे 10% किसान स्वयं वहन करेगा, किसान इसका स्वयं वहन करेगा, किसानों को खुद को 10% की जिम्मेदारी लेनी हुई। नेक्स्ट है, अमृत योजना से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से गलत कौन सा है। अमृत योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई, बिल्कुल सही बात है। इस योजना में शामिल 500 अमृत शहरों में से राजस्थान के 25 शहरों को शामिल किया गया है। ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पे 25 नहीं, 29 शहरों को शामिल किया गया है। राजस्थान के 29 शहरों को यहाँ पे शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, अमृत योजना में 1 लाख, यहाँ पे गलत हो चुका है ये, 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों में केंद्र सरकार की वित्तीय भागीदारी 33.33% है, बिल्कुल सही बात है। अमृत योजना आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय की एक पहल है, ये भी बात बिल्कुल सही है। शहरी व कार्य मंत्रालय द्वारा अमृत योजना की शुरुआत की गई, तो इसका यहाँ पर ये होगा, ये बिल्कुल गलत है। यानी 500 अमृत शहरों में 29 शहर राजस्थान के लिए गए अमृत योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में मार्च 2024 तक, आपको ये डेटा नहीं याद करना है, आपको यहाँ पे 2025 या 26 वाला डेटा, जो नया सड़क ग्रामीण योजना वाला डेटा है, उसको आपको याद करना है। नेक्स्ट है, राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन परियोजना से संबंधित सत्य कथनों का चयन करना है। ये योजना इंपोर्टेंट है, योजना को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है। यह योजना JICA द्वारा राज्य सरकार के वित्त पोषण क्रम से 84% और 16% द्वारा संचालित है। सही बात है, जो 84% है वो JICA द्वारा, और जो 16% है जो राज्य सरकार द्वारा इसका जो पोषण किया जा रहा है। नेक्स्ट है, यह परियोजना अक्टूबर 2024 से मार्च 2030 तक राजस्थान के 19 जिलों में संचालित है। ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पे 2024 से तो स्टार्ट होगी, यह योजना 2024 से स्टार्ट होकर यहाँ पे 2035 मार्च 2035 तक चलेगी, ना कि 2030 तक। यहाँ 19 जिलों में संचालित है, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 2030 की जगह 2035 होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, केवल एक सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन परियोजना के तहत वर्ष 2024-25 के दौरान
कौन सी गतिविधियां प्रस्तावित हैं, यानी कि इनमें से कौन सी गतिविधियां प्रस्तावित की गई हैं जो राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया अधीन है उसके अंतर्गत, यानी सेवा संवर्धन परियोजना के अंतर्गत। तो जो यहाँ पे कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, कृषि वानिकी कार्य, ये भी बात बिल्कुल सही है, इसके अंतर्गत किया गया है। दूसरा है भूमि सुधार एवं उत्पादन, ये इसके अंतर्गत नहीं किया गया है। राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन बस्ट का संरक्षण, ग्रेट इंडियन बस्ट यानी जो गोडावण है उसका यहाँ पे संरक्षण किया जाएगा जलवायु परिवर्तन जो पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन परियोजना है उसके अंतर्गत। नेक्स्ट है यहाँ पे पौधों के सूक्ष्म रिजर्व का निर्माण, ये भी बात बिल्कुल सही है। जल उपचार संयंत्रों का संबंधित सुविधाओं का निर्माण, ये नहीं। तो यहाँ पे 1, 3 और 4, तो यहाँ पे 1, 3 और 4 ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकसित भारत विकसित राजस्थान के तहत राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए रणनीतिक स्तंभों में शामिल नहीं है। देखिए राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है, तो उसके लिए कौन कौन से यहाँ पे रणनीतिक स्तंभ हैं? उसके लिए आर्थिक विकास, क्षेत्रीय परिवर्तन, पूंजी निर्माण, मूल्य स्थिरीकरण, राजकोषीय प्रबंधन और वित्तीय सेवा, और लास्ट है समावेशी विकास, ये सारे के सारे शामिल हैं। तो यहाँ पे क्या है? औद्योगिक विकास। यहाँ पे औद्योगिक विकास शामिल नहीं है, क्षेत्रीय परिवर्तन शामिल है, राजकोषीय प्रबंधन शामिल है, मूल्य स्थिरीकरण शामिल है, आर्थिक विकास शामिल है। लिख देता हूँ और यहाँ पे कौन कौन से हैं? आर्थिक विकास शामिल है, क्षेत्रीय परिवर्तन आ गया है, उसके बाद में पूंजी निर्माण शामिल है, पूंजी निर्माण याद करना है आपको इनको, ये चीज़ें इनके अंतर्गत शामिल है। राजकोषीय प्रबंधन शामिल है, वित्तीय सेवा शामिल है, वित्तीय सेवा, और समावेशी विकास। ये क्यों लिख रहा हूँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसको। तो जिसका राइट आंसर होगा औद्योगिक विकास, इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। नेक्स्ट है सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के संबंध में सत्य कथनों का चयन कीजिए। यानी जीएसडीपी है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। प्रचलित मूल्यों पर जीएसडीपी में मूल्य परिवर्तन को शामिल किया गया है, बिल्कुल बात सही है। जो प्रचलित मूल्य यानी जो यहाँ पे चलती हुई रेट है, यह प्रचलित मूल्य का मतलब जो अभी भी मार्केट में चल रहा है उसमें जीएसडीपी के जो मूल्य में परिवर्तन होता है उसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है प्रचलित मूल्यों पर जीएसडीपी वास्तविक आर्थिक विकास को प्रकट करता है? नहीं, यह वास्तविक आर्थिक विकास को प्रकट नहीं करता है। इसके लिए स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी की गणना की जाती है जिसका आधार वर्ष 2011-12 है। जो जीएसडीपी का आधार वर्ष 2011-12 है, वास्तविक आर्थिक विकास प्रकट नहीं करता है। यहाँ पे करता है? नहीं करता है, तो यहाँ पे गलत होगा, यहाँ पे आएगा नहीं करता है। जीएसडीपी का यहाँ पे पूछा जाए कि किस आधार पर गणना, किस वर्ष के आधार पर गणना की जाती है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2011-12 आधार वर्ष है। भारत में जीडीपी में राजस्थान की जीएसडीपी का योगदान प्रचलित मूल्यों पर 5.26% है, बिल्कुल सही बात है। जो यहाँ पे 5.26% है। और दूसरा आप लिख लीजिए प्रचलित मूल्य और स्थिर मूल्य में है 4.90%। यदि नए डेटा है तो उस आर्थिक सर्वेक्षण के साथ जीएसडीपी का आप यहाँ पे नए डेटा आपको देख लेना, ये पुराने वाला डेटा है। तो जहाँ पे आंसर होगा केवल 1 में 3 सही है। नेक्स्ट है प्रचलित कीमतों पर शीर्ष सकल जिला घरेलू उत्पाद वाले जिलों का सही उगम है। यानी कि जो टॉप 5 के शीर्ष हैं वो यहाँ पे हैं जयपुर के बाद में कौन है? अलवर, जोधपुर के बाद में भीलवाड़ा BIL, और यहाँ पे AJM अजमेर। फर्स्ट पे जयपुर, अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा और अजमेर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा जयपुर, अलवर। अब देखिए यहाँ पे कुछ सूची दे रखी है, सूचकांक दे रखे हैं, उनका आधार वर्ष पूछ रहा है, यानी किस सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है इसके बारे में आपको बताना है। तो ये आप मिलान वाले प्रश्न आपको मिलेंगे कि सूचकांक का आधार वर्ष आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे WPI का आधार वर्ष है यहाँ पे 1999 और 2000। किसका आधार वर्ष है? WPI का। दूसरा है CPI और RL, इसका आधार वर्ष है 1986-87। CPI रूरल व अर्बन संयुक्त,
इसका जो आधार वर्ष है वो है 2012। और नेक्स्ट क्या है यहाँ पे CPI और IW, इसका आधार वर्ष है 2016। आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इसको लेना है। तो A का 3, B का 1, C का 4, तो इसका राइट आंसर होगा C। नेक्स्ट है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। यानी कि उपभोक्ता जो मूल्य सूचकांक है इनमें से कौन सा गलत है। देखिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वो चंडीगढ़ द्वारा दिया जाता है, ना कि शिमला द्वारा। यही यहाँ पे बिल्कुल गलत है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे शिमला द्वारा नहीं निकाला जाता है, चंडीगढ़ द्वारा निकाला जाता है। और सारे यहाँ पे सही है। आप यहाँ पे देख लेना इनको, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी खिंच जाएगी। प्रश्न बहुत बड़े बड़े हैं, PDF आपको डाल दी जाएगी। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार द्वारा स्कीम वार व्यय के घटते हुए क्रम के संबंध में सही उगम का चयन कीजिए। देखिए, राजस्थान सरकार ने जो स्कीम वार का है उसका व्यय का घटता हुआ यहाँ पे क्रम आपको बताना है। देखिए, सबसे ज़्यादा स्कीम वार है वो है सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं का। कितना परसेंट है? 54.79%। ऊर्जा का है 14%, ग्रामीण विकास का है 9%, परिवहन का 6% और कृषि संबंधित सेवा का 5%। यानी पॉइंटों में व्यय, लेकिन आपको मोटा मोटा याद रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा C। सामाजिक विकास का 54 पॉइंट कुछ %। यहाँ पे सामुदायिक सेवा, इसमें ही है सामुदायिक विकास एवं सामुदायिक सेवा। ऊर्जा का यहाँ पे 14%, ग्रामीण का 9% और परिवहन का 6%। कृषि का यहाँ पे 5.84%। तो इन परसेंटेज को आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। नेक्स्ट है राजस्थान में बांध पुनर्निर्वास और सुधार परियोजना द्वितीय के वित्त पोषण में कौन शामिल है। यानी देखिए, परियोजना प्रथम और परियोजना द्वितीय, इनमें दोनों में अलग अलग है, तो आपको याद कर लेना है। तो द्वितीय में कौन कौन शामिल है आपको ये याद रखना है। तो इनमें कौन कौन शामिल है? वर्ल्ड बैंक भी शामिल है, AIB भी शामिल है और यहाँ पे राजस्थान सरकार है। तो यहाँ पे भारत सरकार का कोई भी रोल नहीं है। जो यहाँ पे राजस्थान का जो बांध और पुनर्विकास परियोजना है, इनमें राजस्थान का यहाँ पे कौन कौन, देखो वर्ल्ड और जो AIBI है वो 70% का क्या करती हैं, खर्चा उठाती हैं, जबकि राजस्थान सरकार 30% का यहाँ पे खर्चा उठाती है, जो बांधों का पुनर्निर्माण करना होता है उसके लिए। नेक्स्ट है क्षमतावर्धन हेतु नेशनल PPP कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम राजस्थान के किस संस्था की सहायता से क्रियान्वित है। देखिए, जो यहाँ पे नेशनल PPP कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम क्रियान्वयन है वो जर्मन विकास बैंक की सहायता से क्या किया जा रहा है, इसको चलाया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा KFW। याद ना रहे तो जर्मन विकास बैंक आपको याद रखना है। इसकी सहायता से चलाया जा रहा है। कब से चलाया जा रहा है? 2010 से। डेट मत याद रखना, इतना याद रखना, जर्मन विकास बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है राजस्थान में भूमि उपयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथनों का चुनाव कीजिए। तो बताना है इसके बारे में आपको। देखिए, वृक्षों के झुंड तथा बाग क्षेत्र कुल प्रतिवेदी क्षेत्र का सबसे छोटा हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है, सबसे छोटा हिस्सा है। यहाँ 0.11% है, सबसे न्यूनतम हिस्सा है। जो वृक्षों का झुंड है और बाग क्षेत्र है वो। राजस्थान में ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि का क्षेत्रफल बंजर भूमि से अधिक है। यहाँ पे ये गलत बात है। जो बंजर भूमि है उसका परसेंटेज है 10.26, जबकि ऊसर और कृषि योग्य भूमि का परसेंट है 6.89% है। तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल गलत हो चुकी है। यहाँ पे केवल एक ही सही है, बंजर भूमि है 10% के आसपास और कृषि अयोग्य और ऊसर भूमि है 6%। तो ये थोड़ी ज़्यादा है, 6% थोड़ी ज़्यादा है, 10% ज़्यादा हुआ, इसलिए यहाँ पे सही है। देखो, ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बात आपको बता दूं, यदि इन पे अच्छा रेस्पॉन्स आएगा वीडियो पे, सेकंड वीडियो हमारी, तो ये कंटिन्यू रखेंगे सीरीज़ को, नहीं तो LDC वाली सीरीज़ पे या हाई कोर्ट की हाई कोर्ट 4th ग्रेड पे सेलेक्ट यहाँ पे सीरीज़ पे स्विच हो जाएंगे, उन पे थोड़ा अच्छा रेस्पॉन्स आएगा। तो थैंक यू।